Dear students, today we will discuss about LO statement 19, activity number 1 of 10th class English language bridge course. देखिए ये जो एक्टिविटी है, this activity is about to comprehend the structure of a sentence. सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको समझना और टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ क्लाउज, जो क्लाउजेज होते हैं उसके टाइप को पहचानना, उसको समझना। उस एक्टिविटी पर ये जो है ये बेस है। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए स्टूडेंट के लिए जो एक इंस्ट्रक्शन है जो यहाँ पर दी हुई है कि यू हैव टू ट्राई टू आइडेंटिफाई सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिफाई द मेन एंड सब ऑर्डिनेट क्लाउज। तो मेन और सब ऑर्डिनेट क्लाउज है उसको आपको फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ ट्राई टू फॉर्म सेंटेंसेस ऑफ यूर ओन। आपको खुद जो है सेंटेंसेस बनाने हैं। अब देखिए कौन कौन सी एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है, हम उसको पहले समझ लेते हैं। सब ऑर्डिनेट क्लाउज जिसे कहते हैं डिपेंडेंट क्लाउज। अब क्लाउजेस दो टाइप के होते हैं, एक मेन क्लाउज और दूसरा होता है सब ऑर्डिनेट क्लाउज। तो वो किस तरीके से होते हैं वो आपको यहाँ पर समझना है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला जो दिया हुआ है सब ऑर्डिनेट क्लाउज। तो सब ऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है? सब ऑर्डिनेट क्लाउज वो होता है कि इट कैन नॉट मेक सेंस स्टैंडिंग ऑन इट्स ओन, यानी ये खुद अपने कोई मान ही नहीं रखता है। और टू मेक अ सेंटेंस अ सबऑर्डिनेट क्लाउज मस्ट बी एडेड टू द मेन क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज मेन क्लॉज में ऐड होता है। देखो उसको हम एग्जांपल के तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आई सॉ द कैट व्हेन आई रीच्ड होम। अब इस सेंटेंसेस के दो पार्ट अगर हम करें तो पहला सेंटेंस बनेगा आई सॉ द कैट, है ना, ये एक पार्ट हुआ, तो ये होगा मेन क्लॉज। अब व्हेन आई रीच्ड होम ये हो जाएगा सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो दोनों में फर्क ये रहेगा कि मेन क्लाउज जो होता है वो अपने पूरे मानी रखता है। जैसे यहाँ पर आई सॉ द कैट, ये एक पूरा सेंटेंस हो गया, ये अपने पूरे मानी रखता है। लेकिन सिर्फ हम इतना कहें कि व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, तो यहाँ पर एक्शन कंप्लीट तो हो रहा है लेकिन मानी पूरे नहीं हो रहे हैं। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, तो इसके मानी पूरे नहीं होंगे जब तक कि हम इसमें ये ऐड नहीं करेंगे आई सॉ द कैट। यानी ये बात का सेंटेंस जो है ये पहले सेंटेंस पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसे डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, जो कि मेन क्लॉज पर डिपेंड होता है। तो पहला जो पार्ट है आई सॉ द कैट, ये जो मेन क्लॉज हो जाएगा। एंड व्हेन आई रीच्ड होम ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। जैसे अदर एग्जांपल है, दे वेंट टू द स्टोर सो दे कुड बाय चॉकलेट। अब दे वेंट टू द स्टोर, वो स्टोर गए, मेन क्लॉज। सो दे कुड बाय चॉकलेट, ताकि वो चॉकलेट खरीद सके। तो ताकि वो चॉकलेट खरीद सके ये मुकम्मल मानी नहीं दे रहा है सेंटेंस, जब तक कि हम पहला सेंटेंस उसमें ऐड नहीं कर रहे, यानी ये बाद वाला सेंटेंस पहले सेंटेंस पर डिपेंड है। तो ये हो जाएगा मेन क्लॉज और ये हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यही चीज यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है, जिसको मैंने आपको यहाँ पर आसान लफ्ज में यहाँ पर बताया। सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐड इन्फॉर्मेशन टू अ सेंटेंस एंड फंक्शन इन द सेम वे एज नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, है ना। तो अब यहाँ पर उसकी एग्जांपल दी हुई, जैसे आई थिंक दैट वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो यहाँ पर नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज बताए गए हैं। जैसे आई थिंक दैट, तो आई थिंक दैट वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। आई थिंक मैं सोचता हूँ, अब क्या सोचता हूँ, दैट वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो ये हो जाएगा नाउन क्लॉज। द अम्ब्रेला विच इज रेड इज माइन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये उसका कलर बता रहा है। आवर क्लास स्टॉप वर्किंग व्हेन द बेल रिंग्स, तो ये हो जाएगा एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब को डिफाइन कर रहा है। तो क्लॉजेस पर भी मैंने जो डिटेल में वीडियोस बनाए हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, ताकि आप उसको अच्छी तरीके से समझ सके। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसके लिंक पर जाकर जो है क्लाउजेस पर जो वीडियो है वो आप अच्छी तरीके से समझिए। अब इसमें जो है आपके लिए कुछ एक्टिविटीज दी हुई है, किस तरीके से आप उसको और बेहतर तौर से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर दो कॉलम दिए हुए हैं, इस कॉलम को आपको मैच करना है ना। पहले कॉलम में जो है मेन क्लाउज है और दूसरे में सब ऑर्डिनेट क्लाउज है। तो उसको जोड़ते हुए आपको सेंटेंसेस बनाना है, सेंटेंसेस फ्रेम करने से दीज आर द करेजियस बॉयज। तो इसके आगे आप कौन सा सेंटेंस लिखेंगे, वो सेंटेंस प्रॉपरली आपको लिखकर जो है सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो ये एक्टिविटी आप हल कीजिए। इसके अलावा भी आप दूसरे सेंटेंसेस लिखिए और उसमें आपको अंडरलाइन कर कर बताइए कि कौन सा मेन क्लाउज है और कौन सा सबऑर्डिनेट क्लाउज है। Dear student, this is LO statement 19, activity number 2 of 10th class English language bridge course. देखिए this activity is about identify the active and passive sentences.
है ना। एक्टिव और पैसिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसको आइडेंटिफाई करना, एंड आइडेंटिफाई द वर्ब, द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना। तो मैं शुरू में ही आपको बता दूं कि इसके ऊपर जो वीडियोस हैं जिसको देखकर आप और अच्छी तरीके से इस टॉपिक को समझ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स दे रहा हूँ, आप उसको देखकर और अच्छी तरीके से इस टॉपिक को समझ सकते हैं। अब देखिए इसमें आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है। द पैसिव वाइफ ऑफ एन एक्टिव टेंस इज फॉर्म्ड बाय पुटिंग द वर्ब टू बी इनटू द सेम टेंस एज द active verb and adding the past participle of the active verb. The object of the active verb becomes agent of the passive verb. The agent is very often not mentioned. When it is mentioned, it is uh, preceded by and placed at the end of clause. अब ये क्या है मैं आपको आगे समझाता हूँ। अब देखिए जैसे यहाँ पर दो वाइस सेंटेंसेस दिए हुए हैं, एक्टिव वाइज एंड पैसिव वाइज। अब एक्टिव वाइज सेंटेंस है ही ओपन्स द डोर, ही ओपन्स द डोर। तो अब देखिए अब इस सेंटेंस में ही जो है सब्जेक्ट है, ओपन जो है वर्ब है, और डोर जो है ऑब्जेक्ट है। तो पहले सबसे पहले हमको ये समझना है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट यानी जुमले में जो अमल कर रहा होता है उसे सब्जेक्ट कहेंगे। तो ही ओपन्स द डोर, उसने दरवाजा खोला। तो ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है। अब काम क्या हो रहा है, ओपन वर्ब है, यानी जो काम हो रहा है। और किस पर काम हो रहा है, काम हो रहा है डोर पर। क्या खोला गया, डोर। तो डोर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये यहां पर हम देखेंगे इस सेंटेंस के तीन पार्ट हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में एक्चुअली क्या होता है कि जुमले के शुरू में जो है वो ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब यूज होता है, लेकिन वर्ब से पहले जो है हेल्पिंग वर्ब यूज होता है अकॉर्डिंग टू द टेंस और सेंटेंस। जैसे यहाँ पर देखिए जो सेंटेंस दिया हुआ है पैसिव वाइज में जब उसको बदला गया तो क्या क्या तब्दीली हुई। सेंटेंस है ही ओपन्स द डोर इज ओपन, है ना। तो ही ओपन्स द डोर, उसने दरवाजा, वो दरवाजा खोलता है। द डोर इज ओपन, दरवाजा खोला जाता है। ये सेंटेंस है। तो फर्क ये होता है, एक तो उसका जो फॉर्मेट होता है सेंटेंस का उसमें तब्दीली हो जाती है, यानी यहाँ पर द डोर जो हम पहले लिख देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब हमेशा पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म में यूज होता है पैसिव वॉइस में, जैसे यहाँ पर हुआ है। दूसरा यहाँ पर देखिए ही का इस्तेमाल नहीं हुआ है, यानी सब्जेक्ट ही जो है यहाँ पर यूज नहीं हुआ है। तो अक्सर जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और अगर किया जाए तो वहां पर बाय लगता है। जैसे अगर यहाँ पर अगर ही का हम यूज करेंगे तो सेंटेंस बनेगा द डोर इज ओपन बाय हिम, ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखेंगे हिम, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। अब अलग अलग टेंसेस के यहाँ पर सेंटेंसेस दिए हुए हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हर एक टेंसेस के अलग अलग सेंटेंसेस दिए हुए हैं। सेंटेंस वही है, सिर्फ टेंस बदल रहा है। ये प्रेजेंट सिंपल है, ये पास्ट है, ही ओपन द डोर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट सिंपल है। तो अगर पास्ट सिंपल का सेंटेंस है और उसे पैसिव वॉइस में बदलना है तो देखिए इन दोनों में क्या फर्क है, वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का फर्क है। यहाँ पर इज इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर वाज हुआ है, बाकी फॉर्मेट सेम है। द डोर वाज ओपन, ही ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला। द डोर वाज ओपन, दरवाजा खोला गया था। ही विल ओपन द डोर, वो दरवाजा खोलेगा। द डोर विल बी ओपन, दरवाजा खोला जाएगा। ही इज ओपनिंग द डोर, वो दरवाजा खोल रहा है। द डोर इज बीइंग ओपन, दरवाजा खोला जा रहा है। तो देखिए इसको बहुत कम वक्त में समझना मुश्किल है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है, और उसके उसमें कैसे किस तरीके से अलग अलग हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। तो आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ वो उसमें एक्टिव पैसिव वॉइसेस के आपको वीडियोस मैं शेयर कर रहा हूँ लिंक के जरिए। आप उसको देखिए और इसको अच्छी तरीके से आप बेहतर तौर से उसको समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक्टिव पैसिव को समझिए। अब यहाँ पर आपके सामने एक्टिविटी ये दी हुई है कि सेंटेंसेस दिए हुए हैं और उसमें जो सही आंसर है वो आपको चुनना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी आंसर बताए गए, जैसे द लॉक इज ओपन बाय राधा, तो यहाँ पर द लॉक इज इस्तेमाल हुआ है ना। तो यहाँ सही आंसर क्या रहेगा, अब तीन ऑप्शन दिए वाज, हैज और वेयर। तो इस की जगह अगर हमको यहाँ पर इस्तेमाल करना है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वाज।
क्योंकि यहाँ पर हैज भी नहीं आएगा और वेयर भी नहीं आएगा। द लॉग जो सिंगुलर है, इसलिए इसके जगह अगर हमको इन तीनों में से कोई एक यूज करना है तो हम कौन सा करेंगे, वाज। इस तरीके से यहाँ पर अदर एक्टिविटीज भी जो ऑलरेडी सॉल्व एक्टिव है, जैसे अ कैट हैव बीन कॉट बाय माय पेट डॉग, तो यहाँ पर हैव आया है बीन कॉट, तो यहाँ पर उसका सही आंसर क्या रहेगा, हैज, क्योंकि अ कैट के साथ जो हैव की बजाय यहाँ पर हैज इस्तेमाल होगा, ही शी इट के साथ हैज इस्तेमाल होता है। दोज रूट्स वेयर मैन्युफैक्चर्ड बाय अ चाइनीज कंपनी, तो वेयर मैन्युफैक्चर्ड यहाँ पर सही आंसर है। देन आर एनिमल्स लव बाय चिकन, तो यहाँ रहेगा लव आया है, देखिए तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल होना चाहिए, लव्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। तो इस तरीके से एक्टिविटीज थी। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस एलो स्टेटमेंट एक्टिविटी नंबर 1, एलो स्टेटमेंट 20, एक्टिविटी नंबर 1। टिल देन, गुड बाय।